1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, है ना। तो हिटलर वहाँ पे बोला कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे और वोट करोगे इलेक्शन में तो मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को क्या करूँगा, खत्म कर दूंगा। कल यहीं तक हम पढ़े भी थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना कि 1932 में, ध्यान से सुनते जाना, 1932 में वापस री इलेक्शन होता है। अच्छा, इलेक्शन जब पहली बार हुआ था तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से, अगर तो इलेक्शन कब हुआ था, 1928 में पहला इलेक्शन हुआ था 1928 में, ठीक है। तो वहां पे हिटलर हार गया था, हिटलर की पार्टी हार गई थी। कितना परसेंट वोट मिला था उन सबको, पार्टी को 2.6%। हम कल बोल भी रहे थे कि 2.6% वोट मिला था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो नाजी पार्टी के जितने भी कह सकते हो कि जो इलेक्शन में खड़े हुए होंगे कैंडिडेट, वो सारे के सारे क्या किए थे, हार गए थे। हिटलर उसके बाद बहुत मेहनत किया, हर एक लोग को जितना कन्विंस कर सकता था किया। उसकी स्पीच में इतना पावरफुल होता था, इतना इम्पैक्टफुल स्पीच रहता था कि किसी को भी वो कन्विंस कर सकता था। इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिला, ठीक 4 साल बाद जब इलेक्शन होता है तुम्हारा 1932 में, तो नाजी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतती है और कितना परसेंट वोट मिलता है उसको, 37% वोट पाके पूरे इलेक्शन में 37% वोट पाके सबसे अधिक नंबर ऑफ सीट्स पाके, और नाजी पार्टी क्या करती, जीत जाती है। तो गवर्नमेंट किसका बना, कल हम बताए भी थे तुम लोग से, नाजी पार्टी का जो नाम था पहले, क्या था नाम, नेशनलिस्ट, पहले था जर्मन वर्कर पार्टी, उसमें 2 वर्ड जोड़ा, नेशनलिस्ट और क्या, सोशलिस्ट। नेशनल और क्या, सोशलिस्ट, याद आ रहा होगा। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बुलाने लगे, नाजी पार्टी। तो याद रखना है कि 1932 में इलेक्शन कौन जीतता है, नाजी पार्टी। कौन पार्टी, नाजी पार्टी, ध्यान देना। इसके बाद जो नाजी पार्टी है इलेक्शन जीतने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे ध्यान से तो लिखा गया यहाँ पे कि प्रोमिसेस मेड बाय द नाजी पार्टी टू विन द इलेक्शन। आखिर इलेक्शन इतना आसान तो था नहीं, 4 साल में तुम समझ लो 2.6% से डायरेक्टली कितना परसेंट जंप हो रहा है, 37%। तुम समझ लो कितना ज्यादा मेहनत की होंगी उनकी पूरी पार्टी। कितना ज्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे नाजी पार्टी के वर्कर्स, तभी 2.6% से पहुंच के कहां तक पहुंचे, वो सब 37% तक पहुंच गए। यहां पे प्रोमिसेस क्या था, टू मेक जर्मनी क्या, स्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी जर्मनी वॉर के बाद क्या था, वीक था, ठीक है। बहुत सारे उसमें तुम देखे थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या क्या हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से जर्मनी बहुत वीक हो चुका था। तो प्रोमिसेस क्या किया गया था नाजी पार्टी के द्वारा इलेक्शन को जीतने के लिए, पहला प्रॉमिस क्या किया गया था कि जर्मनी को वापस हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सेकंड प्रॉमिस क्या था, आई विल रिमूव द प्रोविजंस ऑफ द क्या, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। याद आ रहा है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या था ना, याद आ रहा है ना, जिसको कि आगे चल के जर्मनी के ही लोग, कुछ लोग जो है इसको क्या बोलते थे, जो साइन किया था, जो ट्रीटी पे साइन किया था, उसको क्या बोलते थे, नवंबर क्या, क्रिमिनल्स। याद आ रहा होगा। तो बोला कि इसको भी मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, ट्रीटी ऑफ क्या, वर्साइल्स को। याद रखना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कई सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताना चाहेगा क्या था, हाँ ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, एक एरिया कब्जा लिए थे सब, राइनलैंड। याद आ रहा है क्या, ध्यान देना, आगे देखो। थर्ड क्या हमारे पास, इनहैंस द डिग्निटी ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ क्या, जर्मनी। जितने भी जर्मनी के जो लोग हैं जिनका डिग्निटी हर्ट हुआ है इन सब चीजों की वजह से, वॉर की वजह से, वापस उन सबका जितना भी हो सकता होगा ना, आत्मसम्मान पहुंचाने के लिए वापस जो एक अच्छे लेवल पे हर एक को आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए हम मेहनत करेंगे कि सबको एक अच्छा जीवन जी पाए वहां पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बोला था कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए वॉर की वजह से या फिर बहुत सारे रीजन की वजह से, उसको क्या देगा, रोजगार देगा। क्या देगा, रोजगार देगा, ठीक है। लास्ट क्या था हमारे पास, आई विल स्टॉप द क्या, फॉरेन इंटरफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये चीज है, ध्यान रखना, ठीक है, कि कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री है, इससे बड़ा कंट्री तो कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे पे अभी जो है सेंसस कितना परसेंट लगा, हम कल बता भी रहे थे 2 दिन पहले, 50%। किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्या, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका हमसे बोला कि अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन कर दो, हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे यहाँ अपना जो एग्रीकल्चर वाला जितना भी सामान होगा हम लोग बेचेंगे। इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमी है, याद रखना, बहुत बड़ा मार्केट है किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए। इंडिया बोला नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, और किसी दबाव में नहीं आया, ठीक है। वही पाकिस्तान जो था, जो अमेरिका बोलता है वही पाकिस्तान करता है। तो हमारे पे कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस, कोई दूसरी कंट्री जो होगा हमारे पे कोई दबाव बना के कोई काम नहीं करवा सकता है, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसा है कि कोई भी विदेश का कोई कंट्री चाहेगा कि हम चलो इंडिया से ये काम करवा लेते हैं, नहीं करा पाएगा। पहले इंडिया अपने हित के बारे में सोचेगा, तब कोई दूसरी कंट्री जो होगी उसके बारे में सोचेगा कि हाँ वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ध्यान रखना है, जर्मनी का भी एक पॉलिसी बनाए सब इलेक्शन को जीतने के लिए कि हम लोग कोई भी
फॉरेन इंटरफेरेंस जर्मनी में नहीं होने देंगे। कोई भी अगर चाहेगा कि फॉरेन कंट्री चाहेगा कि जर्मनी में हम यहाँ पे आके रूल कर सकते हैं, यहाँ पे आके सामान बेच लेंगे, यहाँ पे आके हम इंडस्ट्री खोल लेंगे, तो ये सब वहां पे बंद करने वाला था वो। समझ में आ रहा है? कौन? हिटलर। कौन? हिटलर। हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी था। क्या तुमको ये सारे प्रोमिस समझ में आ रहा है? कितने प्रोमिस किए गए थे? लगभग 5। ठीक है, और पांचों प्रॉमिस जो है तुमको समझ में आने चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉमिस था। अब जरा आगे देखना, याद रखना इस चीज को कि 1928 में इलेक्शन हारा था, कितने परसेंट वोट पाके? 2.6। और 1932 में इलेक्शन जीता था, कितने परसेंट वोट पाके? 37% वोट पाके। इसके बाद कहानी आगे बढ़ता है, आता है 30 जनवरी 1933, 1933। यहाँ पे लिखा है, तुमको दिख रहा होगा, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग हैड अपॉइंटेड हिटलर एज चांसलर ऑफ क्या? जर्मनी। यहीं से जर्मनी में चांसलर का जो है रूल एक तरीके से स्टार्ट होता है। ध्यान से समझना भाई, हम तुमसे बोले थे पहले ही कि 1919 में वीमर रिपब्लिक बना था कि नहीं बना था? कब तक चला था? 1990 से 1932 बना था ना। 1932 तक तुम्हारा चला था वीमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रूल एक तरीके से। 1933 में 30 जनवरी 1933 में नाजी पार्टी तो जीत गई थी। नाजी पार्टी का हेड कौन था? एडोल्फ हिटलर। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, वो अपॉइंट के हिटलर को चांसलर ऑफ क्या? जर्मनी। चांसलर ऑफ जर्मनी का मतलब जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है जर्मनी का, उसको हम लोग बोलते हैं चांसलर। क्या बोलेंगे? चांसलर। जो कि कौन बना तुम्हारा? एडोल्फ हिटलर। कौन बना? एडोल्फ हिटलर। अब देखते जाए काम क्या करते जा रहे हैं यहाँ पे। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, अब आगे देखना। अब डेमोक्रेसी से जो 1932 तक तुम्हारा क्या था? डेमोक्रेटिक कंट्री था जर्मनी। उसके बाद से इलेक्शन जीता कौन? नाजी पार्टी जीता। और वहां पे जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे, वो अपॉइंट के किसको? चांसलर ऑफ क्या? जर्मनी। किसको अपॉइंट किया? हिटलर को। हिटलर अब क्या किया, उसके दिमाग में ये आया कि सोचा कि इससे शानदार मौका तो भाई नहीं मिलने वाला है हमको। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम लगाएंगे। चाइना में कौन सा पार्टी सिस्टम है? वन पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम है। मतलब उसी पार्टी के कोई भी खड़ा होगा, ऑब्वियस बात है जीतना ही जीतना वहां से। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी से ध्यान रखना, कन्वर्ट तुम्हारा जर्मनी किस में होता जा रहा है? डिक्टेटरशिप में। अब स्टार्ट हुआ यहाँ से कन्वर्ट होना। अभी तक डेमोक्रेटिक कंट्री चल रहा था तुम्हारा, समझ रहे हो? अब डेमोक्रेसी से स्टार्ट किस में होने जा रहा है? डिक्टेटरशिप कंट्री में। क्या होता है यहाँ पे? ध्यान देना, 27 जनवरी 1933 में एक फायर ब्रोक होता है। कहां पे? जर्मन पार्लियामेंट में। मतलब जर्मन पार्लियामेंट में आग लगता है। कब लगता है आग? ध्यान देना, 27 जनवरी 1933। बहुत शानदार मौका दिख रहा था किसको? हिटलर को। और हिटलर बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सोचता था। ठीक है, अब इसका दिखाएंगे यहाँ पे क्या सोचते। ठीक है बहन, 28 जनवरी 1933। ठीक है, देखते रहना भाई, इसीलिए बोले किताब खोल के रखे रहो, अगर डेट होगा तो बता। हाँ, 1932 है, वो जनवरी ही बोले है वैसे। हाँ ठीक है, नहीं देखते रहो, डेट देखते रहो, डेट मेंशन करते रहना भाई। डेट थोड़ा बहुत फंबल हो सकता है, डेट देखते रहना भाई। किताब लाए होगे तो डेट देखते रहना वहां पे। अब आराम से बैठ जाओ। अरे 2 लोग 3 लोग खोले हैं, बैठे हैं किताब, टेंशन मत लो तुम लोग, यहाँ पे आराम से देखो भाई, है ना। रुक जाओ, होल्ड कर लो थोड़ा। 2-3 लोग जो भी किताब ओपन किया, बस डेट मिलाते रहेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, 28 फेब में 1933। ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट में क्या लगता है? आग लगता है। ठीक है, जैसे वहां पे आग की खबर सुनाई देती है हिटलर को। ठीक है, 20 यहाँ लिखा है वैसे 28 फेब 1933। ठीक है, फायर डिक्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जैसे जर्मन पार्लियामेंट में आग लगा, फायर डिक्री का मतलब क्या हुआ? फायर डिक्री का मतलब क्या हुआ? इसका एग्जाम उसको तो बोलना ही चाहिए भाई। ठीक, कोई भी फायर नहीं, टर्म है एक फायर डिक्री। फायर डिक्री जब जर्मन पार्लियामेंट में आग लगा, ठीक है, तो वहां पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया, फायर डिक्री। फायर डिक्री की वजह से कुछ वहां पे रूल्स ला दिए गए। ठीक है, कुछ वहां पे रूल्स रेगुलेशंस लाए गए कि फायर लगा जर्मन पार्लियामेंट में, कुछ काम तो हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? जब कहीं भी अगर कहीं आग लगता है तो सारे कागजात, सब काम क्या होता है? ठप पड़ जाता है। ठीक है, और फायर डिक्री की वजह से कई सारे वहां पे पॉलिसीज लेके आए गए। सबसे पहला पॉलिसी देखना क्या किया गया यहाँ पे, पढ़ो जरा क्या लिखा गया। सस्पेंडेड क्या? सिविक राइट्स। सस्पेंडेड सिविक राइट्स का मतलब क्या? सस्पेंडेड सिविक राइट्स का मतलब जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का जो राइट होता है, हर एक चीज का राइट, फ्रीडम ऑफ क्या? स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्या? एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? जितना राइट होता है ना, सब कुछ छीन लिया गया एक तरीके से उस पूरे ये जो लॉ था फायर क्या? डिक्री। सस्पेंडेड सिविक राइट्स में सबसे पहला क्या था? फ्रीडम ऑफ क्या? स्पीच। सेकंड क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस का मतलब समझते हो ना? हाँ,
मीडिया, हाँ, जर्नलिज्म जो भी होता है उसको भी मतलब एक तरीके से उसको भी रोक दिया गया कि आपको कुछ भी कवर नहीं करना है, जो चल रहा है चलने दीजिए, जो भी चल रहा है वो हम लोग मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट मैनेज करेगी, ठीक है, वहां की आर्मी मैनेज करेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है वहां पे, क्योंकि मीडिया क्या दिखाएगा, सच्चाई दिखा देता उस टाइम पे भाई, तो लोग और भड़क जाते हैं वहां पे, ठीक है, तो प्रेस को भी वहां पे रोका गया। थर्ड क्या है, फ्रीडम ऑफ क्या, असेंबली। असेंबली का मतलब क्या हुआ, वही पार्लियामेंट, यार कोई भी काम चलेगा ही नहीं, असेंबली भंग कर दिया गया एक तरीके से। तो अब यहाँ पे समझो पूरा हिटलर जो है ना, ये जो आग लगा था, ठीक है, ये जो आग लगा था वहां पे, ठीक है, जो फायर ब्रोक हुआ था तुम्हारे जर्मन पार्लियामेंट में, इसका कितना शानदार इस्तेमाल कर रहा था हिटलर, ठीक है, फायर डिक्री लेके आया, फायर डिक्री में सारा जो है वहां पे खत्म किया एक तरीके से, जो तुम्हारा फ्रीडम था, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लाइफ में फ्रीडम होना चाहिए, सबको कहीं ना कहीं वहां पे रोकना चालू किया। अब इसकी आगे की कहानी पे हम लोग आते हैं, डेट मिला दे लेना भाई, डेट मिलाते रहना, वहां पे लिखा है 3 मार्च ना, यही 33 है, ठीक है, चलो अब यहां देखना, हम क्या बोले थे, हिटलर जो है लॉन्ग टर्म सोच रहा था वहां पे, डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप पे जाने के लिए, ठीक है, बीच में तुम देखो वो तो सोच पहले से ही रहा था हिटलर, समझ रहे हो, हिटलर के दिमाग में सब पहले से चीजें चल रही थी, लेकिन उसको एक मौका मिला कब, जब जर्मन पार्लियामेंट में क्या लगा, आग लगा, जैसे जर्मन पार्लियामेंट में आग लगा, फायर डिक्री लेके आया, और वहां पे तीन जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा सिविक राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ क्या, स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्या, प्रेस, और लास्ट का क्या था, असेंबली, सबको भंग किया और एक एक्ट पास किया 3 मार्च 1933 में, 1933 में 3 मार्च, ठीक है, कौन सा एक्ट का नाम था याद रखना है तुम लोगों को, द इनेबलिंग एक्ट पास, है ना, ये इनेबलिंग एक्ट से क्या किया कि डेमोक्रेसी से कन्वर्ट जर्मनी किसमें हो गया, डिक्टेटरशिप में। अब डिक्टेटरशिप का जो रूल होता है एक तरीके से, कोई डिफाइन करना चाहेगा डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? अच्छा, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है कि डिक्टेटरशिप कंट्री है? डेमोक्रेटिक है, सिंगल पार्टी भी है। केवल वोटिंग वाली चीजें नहीं बंद होंगी, बहुत कुछ अब बंद करेगा वो, ठीक है, एक मिनट रुको, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है, ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम होने के बावजूद भी चाइना अपने आप को कौन सा कंट्री कहता है, डेमोक्रेटिक। पाकिस्तान कौन सा कंट्री है, डेमोक्रेटिक, लेकिन रूल वहां कौन करता है, आर्मी जो चाहेगा वही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, म्यांमार में कौन सा रूल है, हाँ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पे नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, नहीं तो किम जोंग उन आ जाएगा तुम्हारे यहाँ। चलो खैर आगे बढ़ते हम लोग। तो 1933 में, ठीक है, 1933 में 3 मार्च 1933 में एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, और एक्ट पास में ये देखा गया कि डेमोक्रेसी अब कन्वर्ट किसमें हो रहा है, डिक्टेटरशिप कंट्री में तुम्हारा कन्वर्ट हुआ। अब जरा सभी लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, सबसे पहले पढ़ो जरा, देखो स्टार्ट हो गया यहाँ पे काम, जैसे डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बना वो, देखो सबसे पहला काम क्या किया, पढ़ो जरा, दिख रहा है, जितनी पार्टीज थी जर्मनी में, जितनी पार्टीज थी, समझ में आ रहा है, नाजी पार्टी को छोड़ के सबको क्या कर दिया, बैन। लड़ लो बेटा, तुम लोग लड़ो, अगर औकात हो तो लड़के दिखाओ, ठीक है, लड़ोगे गोली मारवाएंगे और क्या करेंगे, डायरेक्टली तुमको भेजेंगे ऊपर। यही हुआ है ना यहाँ पे, अभी स्टार्ट हो रहा है डिक्टेटरशिप। अब समझोगे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या किया, जितनी भी पार्टीज थी एक्सेप्ट नाजी पार्टी, सबको क्या किया, बैन किया, ठीक है, याद रखे रहना क्या क्या किया, वो डिक्टेटरशिप बनने के बाद जो है वो क्या तुम्हारा स्टार्ट किया, सबसे पहले सारी पार्टीज को क्या किया, बैन किया। अगर अच्छा ये था सारी पार्टी को अगर बैन कर देगा तो जनता के पास कोई ऑप्शन बचेगा क्या, 2 पार्टी चुनने में, 2 लोग चुनेंगे ही नहीं ना वहां पे, जो खड़ा होगा वही जीतना ही जीतना भाई, तुम उसको 1 वोट डालो चाहे 10 वोट डालो, समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि कोई सेकंड वाला पर्सन खड़ा ही नहीं होगा इलेक्शन में, एक ही बंदा खड़ा होगा और तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं, कोई एक बंदा, उसके घर का भी कोई इंसान जाके वोट डाल के आ जाएगा, जीत जाएगा वहां से, समझ रहे हो। तो सारी पार्टीज को क्या किया, बैन कर दिया, जितनी पार्टी थी उस टाइम पे जर्मनी में, ठीक है। सेकंड पढ़ो जरा क्या लिखा गया, पढ़ो जरा, कि मतलब वो अपॉइंट क्या इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, आगे चल के तुमको बता भी दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट थे और हिटलर के एडवाइजर भी थे, ठीक है, मतलब हिटलर को क्या करते थे, एडवाइस करते थे, ये काम आपको यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, वही उतना उनका बेसिकली वहां पे उस टाइम पे हिटलर बात मानता भी होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि हिटलर जो थे इकोनॉमिस्ट और एक एडवाइजर, दोनों एक ही थे हमारे पास, जिनका नाम क्या था, जालमार शेशेट। इसके बाद क्या हुआ, टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस, क्यों इनको अपॉइंट किया गया होगा,
अपॉइंट क्यों किया होगा? क्या सुधारने के लिए? इकोनॉमिक क्या कंडीशन? क्या जर्मनी का हालत ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहा था कि नहीं उस टाइम पे जर्मनी? ठीक है, क्या वहां पे जर्मनी का हालत बहुत खराब था? लोन भी लिया था, याद करो पूरा कहानी यार, लोन भी मांगा था, कौन हेल्प किया था? यूएसए। लेकिन यूएसए में जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो क्या यूएसए वहां से हाथ खींचा, कहा कि अब तो हेल्प हो नहीं पाएगा वहां से? समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जैसे डिक्टेटरशिप आया, देखो आइडियाज थे, हिटलर चाहता था कि जर्मनी को स्ट्रांग बनाना है भाई, समझ रहे हो? अपनी जो भाषण में बोलता था कि हिटलर को जर्मनी को हमको वापस जो है वापस ग्रेट बनाना है, उसके लिए काम भी कर रहा था बंदा, बहुत एफर्ट्स भी लगा रहा था। तो सबसे पहले जब बैन किया सारी पार्टीज को, तो उसके पीछे यही लक्ष्य था कि हम जो भी करेंगे जर्मनी के हित में करेंगे। सेकंड काम तुरंत ही क्या किया, वो इकोनॉमिस्ट को क्या किया, बनाया, अपॉइंट किया, जिनका नाम क्या था? जालमर शेशेट। क्यों बनाया था? इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब था जर्मनी का, इसको क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी बहुत ज्यादा जूझ रहा था इकोनॉमिक डिप्रेशन से, खराब था ही जर्मनी का हालत, तो उसको सही करने के लिए जालमर शेशेट को वहां पे अपॉइंट किया। अब आगे समझना, इसके बाद क्या हुआ कि जालमर शेशेट को जब अपॉइंट किया, इकोनॉमिस्ट मतलब इकोनॉमिस्ट और क्या एडवाइजर दोनों थे हिटलर के, याद रखना। वहां पे जो जालमर शेशेट थे, एक तरीके से उनको एक चीज समझाएं हिटलर को कि अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब कोई फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो कोई भी अगर मान लो कोई भी अगर फैक्ट्री सेटअप होगा, तो हम लोग को किसका नीड होता है यार? वर्कर्स का। बिना वर्कर के कोई भी फैक्ट्री तुम चला सकते हो क्या? नहीं। तो अगर जालमर शेशेट समझा रहे थे सब चीजें हिटलर को कि अगर हम लोग कोई भी चीज का प्रोडक्शन अगर स्टार्ट करेंगे, तो हमको क्या चाहिए होगा? वर्कर्स। क्या चाहिए होगा? वर्कर्स। जैसे वर्कर आएंगे काम करने के लिए, क्या उनको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जॉब मिलेगा ना यार। तो तुमको दिख रहा होगा, कनेक्टेड है ये पूरा, कि जैसे प्रोडक्शन किए, जरूरत किसका पड़ेगा? वर्कर्स का, और वर्कर्स को हम लोग क्या देंगे? पैसा। तो वहां से क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट। क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट। क्या अब हम तुमको ना थोड़ा सा पीछे लेके चल रहे हैं कि तुम समझ जाओ, ठीक है? बोलना मत, बिल्कुल बीच में आराम से बैठे रहना। क्या प्रॉमिस किया था, जरा पढ़ोगे सब लोग? टू मेक जर्मनी स्ट्रांग। सेकंड प्रॉमिस क्या किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब इस पे भी आएंगे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को क्या खत्म करने के लिए। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे प्रॉमिस था, जो मतलब साइन किया गया था, पहला तो जमीन ले लिया गया था, याद आ रहा होगा तुम लोग को, और सेकंड क्या था? आर्मी को क्या किया गया था? हटाया गया था एक तरीके से, समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद से क्या था? एक और था, एक मिनट रुक जाओ, इसके बाद क्या था जरा पढ़ लो जरा, चौथा पॉइंट पढ़ो, एम्प्लॉयमेंट। जैसे डिक्टेटरशिप बना, जैसे डिक्टेटरशिप जर्मनी में स्टार्ट हुआ तुम्हारा, तुमको यहाँ पे दिख पा रहा है, यहाँ पे सेकंड वाला जो पॉइंट था, क्या वो पूरा कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या यहाँ से वर्कर को हायर किया, प्रोडक्शन बढ़ा, फैक्ट्री बैठी, वर्कर का जरूरत पड़ा, वर्कर जैसे ही आएंगे काम करने के लिए, तो क्या वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं होगा? तो क्या अपना जो प्रॉमिस था उसके कदम पे बढ़ा, मतलब आगे चल रहा था कि नहीं उसी बात पे? अभी तक कुछ तुमको लग रहा है कि कुछ गलत काम किया? वो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं यार, हिस्ट्री पढ़े तुमको पता होना चाहिए, सही से बैठ। हाँ, क्या तुमको लग रहा है कि अभी तक कोई भी हिटलर कुछ गलत काम किया यहाँ पे? तुमको नहीं लग रहा है कुछ गलत काम किया यहाँ पे? क्या गलत काम किया? प्रेस नहीं, सबसे बड़ा गलत काम क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री था उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया? मतलब इसको ये लगा कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही क्या है? सच है। समझ में आ रहा है? जो हम बोल रहे हैं वही क्या है? सच है। जो हम बोल रहे हैं वही सही है, कि कोई बंदा जर्मनी को और कोई ग्रेट बना ही नहीं सकता है सिवाय एडोल्फ हिटलर के। ठीक है, ये एरोगेंसी को शो करता है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो? लेकिन काम तो उसकी जो बोला था, जो प्रॉमिस किया था इलेक्शन जीतने से पहले, उसी काम पे, उसी कह सकते हो उसी पाथ को आगे भी चलने की कोशिश कर रहा था वहां पे। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या क्या जनरेट किया। अब आगे जरा देखना। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था, स्टेट फंडेड था, ठीक है, स्टेट फंडेड था, ठीक है, स्टेट फंडेड वर्क था, क्रिएशन प्रोग्राम जिसको बोला गया था। मतलब स्टेट इसको क्या कर रही थी? फंड कर रही थी। जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? फंड कर रही थी। तभी इंडस्ट्री बैठ रहा था, तभी वर्कर ज्वाइन कर रहे थे, और तभी उनको क्या मिल रहा था? पैसा मिल रहा था। इसे रोजगार तो स्टार्ट हुआ ना वहां पे हमारे पास। लेकिन ये जो कंपनी पूरा सेटअप हो रहा था, किसकी वजह से सेटअप हो रहा था? तुम्हारा स्टेट फंडेड वर्क की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएशन प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? क्रिएशन प्रोग्राम। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ? पढ़ पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे स्टेट फंड करना चालू किया, प्रोडक्शन बढ़ा, वर्कर आया, एम्प्लॉयमेंट मिला। इसका नाम सुनोगे तुम लोग, वॉल्क्सवैगन। नाम सुनो, बहुत फेमस कार रही है भाई, बहुत फेमस कर रही है। सुने? कितने लोग सुने इसकी नाम? बाकी लोग डीएमडब्ल्यू सुने हैं? बाकी लोग डीएमडब्ल्यू सुने? नहीं, बाकी लोग डीएमडब्ल्यू ये नहीं अगर सुने हैं, तो क्या डीएमडब्ल्यू सुने हैं कि नहीं? चलो ठीक है, सुनो।
स्टेट फंडेड की वजह से, स्टेट अगर फंड कर रहा था तो जर्मनी के पहली बार जर्मनी की सड़कों पे देखा गया ये सारी जो कार है जर्मनी सुपर हाईवेज बने, जिसके पे बहुत सारे कार्स वहां पे रन करना चालू किए, समझ में आ रहा है, जिनमें से एक फेमस कार था तुम्हारे पास कौन सा, वॉल्क्सवैगन। याद रखना वॉल्क्सवैगन के आगे द लगा गया है, द क्यों लगता है अब इस पे तो हम नहीं जाएंगे, ग्रामर तो नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, ए एंड द, ठीक है, ठीक। तो उस टाइम पे केवल एक ही रहा था, ठीक है, तो द वहां पे लगा, और द क्यों लगता है जो पढ़ा होगा आर्टिकल ए एंड द, आई होप उसको क्लियर होगा। खैर चले पढ़े जरा सब लोग, नेक्स्ट पढ़ेंगे। चले ध्यान से सुनेंगे, हो गया, आराम से बैठे पढ़ लिए, याद हो भी गया होगा आई होप कई लोग को इसमें, अभी हम समझा रहे शायद जल्दी याद भी हो जाएगा। इसके बाद हम बोले थे यहाँ पे कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बोला था हिटलर जो प्रॉमिस किया था कि आई विल नॉट अलाउ टू इंटरफेयर एनी फॉरेन कंट्री, ठीक है, टू इंटरफेरेंस इन द क्या जर्मन पॉलिसीज। मतलब यहाँ पे जर्मनी का कहना ये था, एडोल्फ हिटलर का प्रॉमिस ये था कि हम किसी फॉरेन कंट्री को इंटरफेयर नहीं करने देंगे फॉरेन पॉलिसी के अंदर। क्या उसी पे यहाँ पे लॉ बना रहा था कि नहीं बना रहा था, तुम देख भी रहोगे यहाँ क्या लिखा गया है, हिटलर चेंजेस द फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बदल के रख दिया हिटलर। पहला क्या किया वहां पे फॉरेन पॉलिसी में, 1933 में हिटलर विथड्रू जर्मन फ्रॉम द क्या लीग ऑफ नेशंस, एक लीग ऑफ नेशंस रहा होगा, कई चार वहां पे कंट्री रहे होंगे, पहले अपने आप को जर्मनी वहां से क्या क्या रिवोक किया, अपने आप को वहां से हटा लिया, कहां से, लीग ऑफ क्या नेशन से। सेकंड काम क्या किया तुमको दिख रहा होगा, इन 1936 सबसे इंपॉर्टेंट है यही तुम्हारा, तुमको याद आ रहा होगा राइनलैंड जो छीना गया था फ्रेंच के द्वारा, जो उस टाइम पे कब्जा किए थे सब, समझ में आ रहा है, तो उसको वापस रीऑक्यूपाई किया गया। रीऑक्यूपाई कैसे किया गया होगा, जाके बोला अरे साहब साहब जमीनवा छोड़ देता हमारा, क्या ऐसे तुम सोच पा रहे हो कि ऐसे ऑक्यूपाई किया होगा, समझ रहा है, पूरा फुल फ्लेज वॉर में गया होगा, उसके दिमाग में था कि उसको वॉर ही से ही उसको जीतना है। अभी तुमको हम दिखाएंगे अभी आगे कि उसके दिमाग में अगर चल रहा था तभी अपनी पॉलिसीज को वॉर के अकॉर्डिंग ही वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर रहा था, ठीक है। राइनलैंड कैसे लिया, वॉर करके लिया होगा, और ये जरूरी था, जहां पे जरूरी था, जो प्रॉमिस किया था क्या उसको फुलफिल करना उसका पहला दायित्व था, जो कि कर भी रहा था, तुमको दिख रहा होगा। राइनलैंड जो छीना गया था फ्रेंच के द्वारा, क्या उसको वापस रीऑक्यूपाई किया कि नहीं किया, कब किया, 1936 में। अच्छा ये बताओगे कितने कौन से ईयर में नाजी पार्टी जीती थी, अभी जस्ट कुछ देर पहले में पढ़े, और 1936 में इलेक्शन के पहले जो प्रॉमिस किया था, 1936 आते आते लगभग ऑलमोस्ट सारी प्रॉमिसेस को पूरा कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तुम देख लो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस में से एक थे भाई। एम्प्लॉयमेंट दिया, समझ में आ रहा है, फॉरेन पॉलिसी बदला, राइनलैंड कब्जा किया वहां से, और थर्ड जो तुमको दिख रहा होगा 1938 में हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर वन स्लोगन। अच्छा एलाइड पावर और कौन सा पावर था, सेंट्रल पावर। चलो सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। टर्की तो यहां नहीं था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक स्लोगन के अंदर लेके आया, क्या लेके आया जरा समझना, ऑस्ट्रिया दिख रहा होगा, जर्मनी एंड क्या ऑस्ट्रिया, जो कि कौन से पावर को बिलोंग करती थी, सेंट्रल। अब एक स्लोगन के अंदर लेके आया, स्लोगन क्या था जरा पढ़ पाओगे, इसको याद रखना, एग्जाम में लिख सकते हो, वन पीपल वन एम्पायर एंड क्या वन लीडर। हम एक है, ठीक है, हमारा एम्पायर एक है, ठीक है, और हमारा क्या लीडर भी क्या है, एक है, समझ में आ रहा है, हम एक है, ठीक है, हमारा एम्पायर एक है और लीडर भी हमारा क्या है, एक है। बहुत बड़ा स्लोगन था ये, ठीक है। हम कल बोल भी रहे थे कि एक याद रखना कि अमेरिका, ठीक है, एक नाटो कंट्री करके बना है, नाटो कंट्री में कई सारे कंट्रीज बिलोंग करती है, ठीक है, इसमें इनफैक्ट जापान भी है और भी बहुत सारे कंट्रीज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कौन कौन सी कंट्री, लेकिन बहुत ठीक ठाक कंट्रीज है, समझ में आ रहा है। तो अमेरिका का कहना यह है कि अगर किसी कंट्री पे हमला होगा तो वो हमला अमेरिका पे माना जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर किसी कंट्री पे अगर हमला होगा तो हमला किस पे माना जाएगा, अमेरिका पे, जिसमें फ्रांस भी है याद रखना, और आज के साथ जर्मनी भी है, आई डोंट थिंक सो कि नहीं है लेकिन है, वो जर्मनी भी है उस कंट्री में, नाटो कंट्री में। तो अमेरिका के द्वारा पूरा एक लॉबी बनाया गया, ये बोला गया कि जिस भी कंट्री पे हमला होगा ये माना जाएगा किस पे हमला हो रहा है, अमेरिका पे हमला हो रहा है। तो वहां पे तुम समझ रहोगे कि जो सेंट्रल पावर में दो कंट्री थी जो लड़ी थी फ्रांस से विद द हेल्प ऑफ क्या, अमेरिका, ठीक है। तो वहां पे ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक स्लोगन के अंदर लेके आया, और एक स्लोगन तुम देखो कितना इंपैक्ट, भाई स्लोगन भी कितना इंपैक्ट है, हम एक है, हमारा एम्पायर एक, हमारा लीडर भी क्या है, एक है, समझ रहा, बहुत इंपैक्टफुल भाई ये सब स्लोगन रहते थे उसके। खैर आगे देखना यहाँ पे, चलो अगला पढ़ो जरा क्या लिखा गया है। हाँ पढ़ नहीं, इसको पढ़ पा रहा है, स्विट्जरलैंड
पढ़ पाओगे कि नहीं? पढ़ो जरा। हाँ, चलो इसको पढ़ो। स्यूडे, सूडे या स्यूडे, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे? इसको लैंड पढ़ोगे। अब लैंड को अलग कर दो, इसको क्या पढ़ोगे नॉर्मल? इसको जरा बताओ। इसको हटा दो अभी के लिए, बस इसको पढ़ो, इतने को पढ़ लो। स्यूडे 10 ये पढ़े हो? स्यूडे 10 यही पढ़े हो ना? स्यूडो 10 और साथ में क्या पढ़ लोगे? लैंड पढ़ लोगे, तो पढ़ लेना इसको यार, ठीक है। अब आगे देखो, हिटलर कैप्चर किया एक जर्मन स्पीकिंग एक कंट्री थी, ठीक है, एरिया था एक स्यूडो 10 लैंड का, समझ में आ रहा है? उसको जर्मनी क्या किया? कैप्चर किया। इसके बाद से इनका नाम अभी कुछ देर पहले देखे थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जो कौन अपॉइंट किया था? हिटलर। अब यहां जरा इनका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसको जरा समझ लो। हम तुमको स्टार्टिंग में बताए थे कि नहीं कि जो जाल्मर शेशेट थे, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे, ठीक है, जर्मनी के इकोनॉमिस्ट, हमारे नहीं, जो जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, वो साथ में क्या था? एडवाइजर भी थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो क्या बगल में दिख रहा, हम लिखे भी इकोनॉमिस्ट प्लस क्या? एडवाइजर। अब यहाँ पे ये बोल रहे थे, अब ध्यान से समझना, हिटलर जो है इनको रखा था क्या सुधारने के लिए? इकोनॉमी। जर्मनी का क्या सुधारने के लिए? इकोनॉमी। अब ये उसको एडवाइस करते थे, जो एडवाइस करते थे वो काम करते थे। स्टेट फंड वाला जो एक रूल था तुम देखे थे, जिसकी वजह से जर्मन सड़कों पे जो गाड़ियां थी, वॉल्क्सवैगन वगैरह, सब कुछ इन्हीं की वजह से, कहीं ना कहीं इन्हीं का देन था, जाल्मर शेशेट का ही देन था, जब वहां पे सब गाड़ियां वहां पे दौड़ रही थी जर्मनी के सड़कों पे। सोचो वहां से निकल के जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में है, वहां से हर चीज को धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुआ, तो इनका बहुत बड़ा रोल था। ये गए एडवाइस देने के लिए हिटलर को कि यार आप क्या कर रहे हैं, अगर डेवलपमेंट अगर करना है तो हम लोग पॉलिसीज बना के डेवलपमेंट करेंगे, आप क्यों वॉर कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये कब्जाया था, हिटलर ही कब्जाया था इसको, इस एरिया को पूरा, समझ रहे हो? और हिटलर जब कब्जाया तो ये गए मना करने के लिए कि आप ये काम मत करिए। लेकिन हिटलर के दिमाग में क्या था, ये तुमको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर के दिमाग में ये था कि यार हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग वाले कंट्री में है, अभी डेवलप करना टाइम लगेगा, तो क्यों ना जो डेवलप्ड नेशन है पहले उसको ही कब्जा ले, ठीक है, तो जर्मनी अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। यार समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जो डेवलप्ड नेशन है और जो कमजोर है, अब यूएसए पे तो नहीं जाएगा हमला करने के लिए, जो डेवलप्ड नेशन है, जो जर्मनी से जो ज्यादा डेवलप्ड है हमारे पास, ठीक है, और जिसका आर्मी वगैरह थोड़ा बहुत भी कमजोर है, क्यों ना उस पर कब्जा करके उसको जर्मनी में इंक्लूड कर ले। तो जर्मन वैसे जर्मनी जो भी होगा, जितने वहां के लोग होंगे वो सब जर्मन को बिलोंग करेंगे, और जर्मनी जो है डेवलपिंग से क्या बन जाएगा? डेवलप। क्या बन जाएगा? डेवलप। तो इसका था कि वॉर करेंगे, जो डेवलप कंट्रीज को छीन लेंगे। समझ में आ रहा है? किसका आइडिया था? हिटलर का। लेकिन मना कौन कर रहा था? शेशेट, जाल्मर शेशेट। समझ में आ रहा है? अब ये मना किए, हिटलर क्या किए? नहीं माना। हिटलर नहीं माना, ये क्या किए? चले गए वहां से। उनको समझाए, नहीं माना, वहां से चले गए, छोड़ दिए। वो जो इकोनॉमिस्ट का जो क्वेश्चन को मिला था, एडवाइजर का जो क्वेश्चन मिला था, वो छोड़ के चले गए वहां से, जाल्मर शेशेट। याद रखना इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। ये सबसे पहला व्यक्ति जो हिटलर को समझाया था कि ये काम मत करो, ठीक है, वॉर मत लड़ो किसी भी कंट्री से, फालतू का वॉर मत लड़ो, जितना मिलना था, जो हमारा लैंड गया था वो तो हमारा आ चुका है, ठीक है, तो फालतू का क्यों कब्जा कर रहा है, ठीक है। लेकिन हिटलर कहीं ना कहीं नहीं माना, ठीक है। अब आगे जरा देखो, लिखा है वाई आर यू कैप्चरिंग एंड क्या फाइटिंग, ये किसका वर्ड था? ये जाल्मर का, जाल्मर शेशेट का, है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ो जरा, हिटलर क्या बोला। अब हम बोले हैं समझ में आ रहा है कि हम अपना कंट्री क्यों डेवलप करेंगे बे, ठीक है। जो कंट्री डेवलप्ड उसी को छीन लेंगे, जो कंट्री डेवलप्ड है उसी को कब्जा कर लेंगे, तो हमारा कंट्री वैसे ही क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो हिटलर का समझो माइंडसेट क्या था भाई, कि वॉर लड़ना है, कोई भी कंट्री होगा उससे वॉर लड़ना है। तुम कई इंसान को देखो, सबसे बड़ा डिमेरिट हिटलर के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव थी, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं थे उसके अंदर भाई, ठीक है। तभी सोचो, तभी वो पुअर कंडीशन से निकल के बंदा जर्मनी को लीड कर रहा है। कल जब हिटलर का कहानी चालू किए थे, याद आ रहा है कहां से स्टार्ट किया था हिटलर? वो समझा रहे, पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा था वो, वहां से जर्मनी को लीड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, समझ रहे हो? तो हिटलर कितना शार्प रहा होगा, कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, ठीक है, कितना इन्फ्लुएंसिंग रहा होगा, इसी से समझ सकते हो कि पुअर कंडीशन फैमिली को बिलोंग करने के बावजूद भी वो जर्मनी को क्या कर रहा था? लीड कर रहा था वो। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिमेरिट था वो क्या था? वॉर करना। वॉर करने का आदत जो था उसका बहुत बेकार आदत था, जो कि तुमको यहाँ से दिखना चालू भी हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ध्यान देना यहाँ पे, जरा पढ़ो क्या लिखा गया यहाँ पे। अब यही सबसे पहला कारण था वर्ल्ड वॉर चालू होने का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होने का। पढ़ो जरा क्या लिखा गया है। अच्छा, हम क्या बोले? अभी जर्मनी कंट्री पे हमला किया था ना, ठीक है। दूसरा कंट्री कौन था जिस पे जर्मनी हमला किया? पोलैंड। समझाया था जाल्मर शेशेट, हमला करने के बाद नहीं माना, चला गया छोड़ के जाल्मर शेशेट, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी पॉलिसी में बदलाव तो किया नहीं हिटलर।
वापस स्टार्ट करता है वो 1939 में। मिला लेना, डेट मिला लेना एक बार भाई, 1939 और डेट क्या हमारे पास 1 सितंबर 1939 में, ठीक है। 1939 में जर्मनी जो है वो इन्वेट किसको करता है, पोलैंड को। मतलब जर्मनी एक तरीके से पोलैंड को कब्जाने की कोशिश करता है, जर्मनी हमला करता है पोलैंड पे, ठीक है। इसकी वजह से जैसे जर्मनी हमला करता पोलैंड पे, दो कंट्री जो है खुश नहीं थे, ठीक है, जर्मनी के हमला करने के, ठीक है, पोलैंड पे। कौन कौन सी दो कंट्री थी, फ्रांस और क्या, मतलब फ्रांस और क्या, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस और क्या, इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड खुश नहीं थे, जैसे जर्मनी हमला करता पोलैंड पे, फ्रांस और इंग्लैंड खुश नहीं थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है। अब इसकी कहानी तो हम लोग हाँ मतलब नेक्स्ट ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है।